तो इलेक्ट्रोस्टैटिक्स शुरू करते हैं। तो इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में स्टडी का जो स्टार्टिंग पॉइंट है वो क्या है? इलेक्ट्रिक चार्ज। ठीक है, तो इलेक्ट्रिक चार्ज क्या हुआ? इलेक्ट्रिक चार्ज जो है वो एक मैटर की प्रॉपर्टी है ना, बेसिक प्रॉपर्टी है, कहीं से डिराइव की भी नहीं है। ये मैटर में ये प्रॉपर्टी होती है और जिसके कारण मैटर जो है वो या तो अट्रैक्ट करेगा या रिपेल करेगा एक दूसरे को। ठीक है, जैसे हमने एक मैटर की दूसरी प्रॉपर्टी पढ़ी थी, क्या? मास। तो मास क्या होता था? मैटर की प्रॉपर्टी थी कि मास से हम ये आइडिया लगाते थे कि किसी भी सब्सटेंस में, है ना, कुल मैटर है कितना। ठीक है, हम यदि बोलते थे 1 kg और किसी, है ना, दूसरी कोई बॉडी है उसका 2 kg, तो हम ये पता लगा सकते थे कि भाई दूसरे वाले में, है ना, मैटर ज़्यादा है, ज़्यादा मटेरियल है दूसरी वाली बॉडी में। ठीक है, और फिर मास पढ़ने के बाद में फिर हमने इससे रिलेटेड उसके जितने कॉन्सिक्वेंसेज हैं वो पढ़े। हमने ये पढ़ा कि भाई मास जो है वो आपस में कैसे इंटरेक्ट करता है ना, मास के बीच में फोर्स क्या होता है। तो फिर हमने ग्रेविटेशनल फोर्स पढ़ा, है ना, ग्रेविटेशनल फोर्स पढ़ा। फिर हमने ये पढ़ा कि भाई मास जो है वो मूव करता है तो उसकी क्या काइनेटिक एनर्जी रहती है, कितनी एनर्जी कैरी करता है, और ग्रेविटेशनल फोर्स के अंडर में रहेगा तो पोटेंशियल एनर्जी जो है वो मास की किस तरह से रहती है। ठीक है, फिर मास रोटेट करता है और सब तरह की चीज़ें। तो वो सारी चीज़ें जो हमने पढ़ी वो मास से डिराइव हो रही थी। ठीक है, इसी तरह से हम ये इलेक्ट्रिकल चार्ज जो है वो मैटर की प्रॉपर्टी है। तो हम ये बोलेंगे कि किसी बॉडी में फलाना चार्ज है। ठीक है, जैसे हम बोलते थे कि किसी बॉडी में 1 kg मास है। ठीक है, उसी तरह से हम बोलेंगे कि किसी बॉडी में से 5 कूलम चार्ज है। ठीक है, इसकी यूनिट क्या है इलेक्ट्रिकल चार्ज की? कूलम। तो इलेक्ट्रिक चार्ज जो है वो दो तरह का हमने डिफाइन किया हुआ है ना, एक तरह के चार्ज को पॉजिटिव और एक तरह के चार्ज को नेगेटिव। ये हमने स्टडी पर्पस के लिए, है ना, पॉजिटिव नेगेटिव की जगह हम चाहते तो कोई और दूसरी टर्म भी रख सकते थे, है ना, रेड चार्ज और ब्लू चार्ज रख देते उससे भी काम चल जाता, वो फर्क नहीं पड़ता है। बट हमने, है ना, पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज नॉमेनक्लेचर दिया है और उससे जो है फिर वो हमको स्टडी करने में आसान हो जाता है। तो जैसे है कि यदि पॉजिटिव चार्ज होगा तो पॉजिटिव चार्ज आपस में रिपेल करेगा। ठीक है, और पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज होगा तो आपस में अट्रैक्ट करेगा। ठीक है, अच्छा, दूसरा पॉइंट क्या है कि इलेक्ट्रिकल चार्ज जो है वो क्वांटाइज्ड है। क्वांटाइज्ड, क्वांटा का मतलब क्या हुआ है? हम लिख रहे हैं क्वांटाइज्ड। क्वांटा मतलब पैकेट, है ना, तो है कि पैकेट्स में मिलता है। मतलब, और जो सबसे छोटा पैकेट जो है वो कितना है? 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम, जो कि एक इलेक्ट्रॉन का चार्ज है। तो चार्ज के क्वांटाइज होने का मतलब निकला कि पूरे यूनिवर्स में जितना भी चार्ज है वो इस 1.6 इंटू 10⁻⁻19 जो सबसे छोटा पैकेट है उसके मल्टीपल्स में ही मिलेगा दुनिया में, है ना, इसके मल्टीपल्स में ही मिलेगा। मतलब तो यदि जैसे यदि कहीं पे ये लिखा हुआ हो, या, है ना, यदि कोई बताता है कि किसी मैटर में इतना चार्ज है 2.2 इंटू 10⁻⁻19 कूलम, तो ये पॉसिबल नहीं है। क्यों? क्योंकि इसके मल्टीपल्स में नहीं है। मल्टीपल्स में मतलब कि ये n, इसको यदि मैं Q0 बोल दूं, जो बेसिक इलेक्ट्रॉन का चार्ज है उसको Q0 बोल दूं, तो यूनिवर्स में जितना चार्ज है वो n Q0 होगा, और n जो है वो नेचुरल नंबर, फ्रैक्शन नहीं हो सकता। ठीक है, 1 2 3 4 5 6 7 8। तो ये एक दूसरी कैरेक्टरिस्टिक है इलेक्ट्रिकल चार्ज की।
अच्छा, हमने ये ऊपर यहाँ पे बोला है ना, और यहाँ पे भी चार्ज को डिस्कस करते टाइम कि ये चार्जेस जो हैं, इलेक्ट्रिकल चार्जेस, या तो आपस में अट्रैक्ट करते हैं या आपस में रिपेल करते हैं। तो हमको एक रफ आइडिया होना चाहिए कि भाई इनका मतलब एक्चुअल न्यूमेरिकल फोर्स कितना लगता है, वो तो हम पढ़ेंगे भी थोड़ी देर में। पर एक रफ आइडिया होना चाहिए कि जैसे बाकी फोर्सेस जो हैं उसके कंपैरिजन में जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स जो है वो कहाँ स्टैंड करता है। ठीक है, तो उसको देखते हैं एक बार, इंटरेस्टिंग है। तो यूनिवर्स में 4 फंडामेंटल फोर्सेस हैं। मतलब आप सोचिए, है ना, सोचने वाली बात है। पूरा यूनिवर्स जो है वो 4 फंडामेंटल फोर्सेस पे ही टिका है। ठीक है, और 5वें फोर्स की जरूरत ही नहीं पड़ी। मतलब कितनी बड़ी बात है। इतना कॉम्प्लेक्स यूनिवर्स जो है वो 4 फोर्सेस पे ही चल रहा है बेसिकली। तो कौन कौन से फोर्स हो गए, अभी देखते हैं चारों फोर्सेस को। तो इसमें 2 फोर्स तो अब हमारे को फैमिलियर हो गए हम, है ना। एक तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स जिसको अभी हम पढ़ रहे हैं, और एक ग्रेविटेशनल फोर्स तो हमने पढ़ लिया। तो चूंकि हम इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स से शुरू कर रहे हैं, तो यदि इस फोर्स को यदि मैं 1 यूनिट का मान लूँ, ठीक है, तो देखते हैं बाकी फोर्सेस जो हैं वो इससे कितने स्ट्रांग हैं या कितने वीक हैं। ठीक है, इसको मैंने 1 यूनिट बोल दिया। तो यदि ये 1 यूनिट है तो स्ट्रांग फोर्स जो है वो इसका करीब 100 गुना है। और स्ट्रांग फोर्स होता कहाँ पे है, इनसाइड न्यूक्लियस, इंट्रा न्यूक्लियर। ठीक है, ये वो फोर्स है जो न्यूट्रॉन्स को, इसके प्रोटॉन्स को न्यूक्लियस के अंदर रखता है। क्योंकि सोचने वाली बात है भाई, जैसे न्यूक्लियस है उसमें तो ढेर सारे प्रोटॉन्स होंगे, डिपेंडिंग ऑन कि किस एटम का न्यूक्लियस है ना। और उसके अलावा फिर कुछ न्यूट्रॉन्स भी होंगे। सॉरी, न्यूट्रॉन्स तो मैंने प्लस बना दिया, बट प्लस नहीं है, 0 बना रहा हूँ। ठीक है, तो ये फोर्स जो है वो प्रोटॉन्स और न्यूट्रॉन्स, और न्यूट्रॉन्स और न्यूट्रॉन्स, और मतलब प्रोटॉन्स और प्रोटॉन्स के बीच में अट्रैक्टिव फोर्स है। और इसी के कारण ये न्यूक्लियस, ये फोर्स जो है वो पकड़ के रखता है इनको सबको न्यूक्लियस में। तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स से ये फोर्स 100 गुना ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है। नहीं तो न्यूक्लियस तो फट जाएगा तुरंत, है ना। प्रोटॉन्स तो कहीं भाग जाएंगे इधर उधर इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स के कारण। अच्छा, ये जो हम कंपेयर कर रहे हैं वो उसी रेंज में कंपेयर कर रहे हैं जिस रेंज में ये फोर्स एक्टिव होता है। तो ये फोर्स करीब इस रेंज में एक्टिव होता है। ये वो डिस्टेंस है कि 2 प्रोटॉन जो हैं उनके बीच का जो डिस्टेंस है वो अप्रॉक्सीमेट इतना रहता है। ठीक है, तो इस रेंज में इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स यदि 1 यूनिट होगा 2 प्रोटॉन्स के बीच में, तो जो स्ट्रॉन्ग फोर्स है, या जो न्यूक्लियर फोर्स भी बोलते हैं इसको, न्यूक्लियर फोर्स, ये 100 यूनिट का होगा। ठीक है, अच्छा, तीसरा जो फोर्स है ये इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स से वीक फोर्स है, इतना वीक है। और ये कहाँ पे एक्ट करता है, ये भी उसी रेंज में एक्ट करता है जिस रेंज में न्यूक्लियर फोर्स एक्ट कर रहा है। ये दिस इज रिस्पॉन्सिबल फॉर डीके ऑफ लार्ज एटम्स। ठीक है, जो बड़े साइज के जो एटम्स होते हैं उसका डीके में एक्टिव होता है। ठीक है, और इसका रेंज जो है वो इससे भी कम है। ये करीब इस रेंज में एक्ट करता है, 10⁻⁻18 मीटर। और ये करीब, जैसे ये प्रोटॉन का डायमीटर होता है इस साइज का, प्रोटॉन खुद करीब इस साइज का होता है, तो है ना, इस रेंज में ये एक्ट करता है, डीके कराता है। ये अपन ने पढ़ा नहीं है। और फिर है ग्रेविटेशनल फोर्स, जो सबसे फैमिलियर है हमारे लिए। वो जो है वो 10⁻36। कैन यू इमेजिन? आप सोचें, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स के कंपैरिजन में ये कितना वीक फोर्स है। और पूरा सोलर सिस्टम और पूरा यूनिवर्स जो है, पूरी गैलेक्सी जो है वो इसी फोर्स पे चल रही है। ठीक है, इन 4 फोर्स के अलावा और कोई 5वां फोर्स नहीं। अच्छा, इसको, इस वाले फोर्स को मैंने यहाँ पे इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स बोला है ना। मैंने बोलने को इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स भी बोल सकते थे। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स इसलिए क्योंकि
जो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स है और जो मैग्नेटिक फोर्स है वो एक ही चीज है। इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स और मैग्नेटिक फोर्स एक ही चीज है, ठीक है। तो इसको बिल्कुल ब्रीफली देखते हैं, ये बहुत ही इंटरेस्टिंग मतलब एक टॉपिक है। अच्छा ऐसे करते हैं, थोड़ी जगह बना लेते हैं। तो इसमें क्या है कि जैसे यदि कोई चार्ज है, ठीक है, तो इसको इलेक्ट्रिकल फील्ड में रखें तब भी इस पे फोर्स पड़ेगा, और मैग्नेटिक फील्ड में रखें, मैग्नेटिक फील्ड में यदि मूव करता है तब भी इस पे फोर्स पड़ेगा, ठीक है। तो पहला पॉइंट तो ये हो गया। दूसरा पॉइंट क्या है कि चार्ज यदि स्टेशनरी है तब तो जो फील्ड प्रोड्यूस कर रहा है वो इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस कर रहा है, ठीक है। अभी देखेंगे, आएंगे इलेक्ट्रिक फील्ड वगैरह, बट आपने कुछ थोड़ा बहुत तो पढ़ा होगा हो सकता है अभी तक। इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस कर रहा है, यही चार्ज यदि मूव करने लग जाए तो ये मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस करने लग जाएगा, ठीक है। तो अब आइंस्टीन ने क्या बोला, आइंस्टीन ने ये बोला कि यदि हम चार्ज के ऊपर जाके बैठ जाएं, ठीक है, यदि हम चार्ज के ऊपर जाके बैठ गए तो हमारी और चार्ज के बीच में रिलेटिव वेलोसिटी तो जीरो हो जाएगी। तो हमारे चार्ज की रिलेटिव वेलोसिटी जीरो हो जाएगी तो चार्ज हमारे लिए स्टेशनरी हो जाएगा। तो ऐसे केस में क्या होगा, ये मैग्नेटिक फील्ड सारी गायब हो जाएगी, ठीक है, और इसकी जगह पे क्या केवल रह जाएगा, केवल इलेक्ट्रिक फील्ड रह जाएगी, ठीक है। तो ये बहुत है ना वियर्ड टाइप का लगता है, पर इसका इम्प्लीकेशन इसका ये हुआ कि डिपेंडिंग ऑन कि हमारा रिलेटिव मोशन क्या है चार्ज के साथ में, हमको या तो मैग्नेटिक फील्ड नजर आएगी या इलेक्ट्रिक फील्ड नजर आएगी, ठीक है। तो अब ये क्वेश्चन हो गया, यदि चार्ज पे फोर्स लग रहा है तो मैग्नेटिक फील्ड का फोर्स लग रहा है या इलेक्ट्रिक फील्ड का फोर्स लग रहा है, ये कहना बड़ा मुश्किल है, ठीक है। इसलिए हम ये कहते हैं कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक ये दोनों फोर्सेज जो हैं बेसिकली सेम फोर्स हैं, केवल फ्रेम और रेफरेंस का डिफरेंस है। इसीलिए इस फोर्स को अपन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स ही वर्ड यूज करेंगे, है ना, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स नहीं वर्ड यूज करेंगे, ठीक है।